राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ अनय सक्सेना। और इस इंटरव्यू में या इस गुफ्तगू की सीरीज़ में ये हमारे सबसे कम उम्र के गेस्ट हैं, सबसे कम उम्र के लेखक अनय सक्सेना। अनय सक्सेना 2 नवंबर 2010 को जयपुर में जन्मे अनय सक्सेना बनना तो वैज्ञानिक चाहते थे, लेकिन आज वो एक संभावनाओं से भरे लेखक हैं। I started writing my first book when I was like 7 years old, and at that age at first I didn't even want to touch a book. Like, why would I read a book? And then one day I just found an like 10-year-old, 9-year-old comic, and then I picked it up and started reading some pages, and then I got even more interested in the comic than I usually was. So then I just loved it. So after that I insisted my brother to give me even more books, because I really wanted to read even more series of Dav Pilkey, because Dav Pilkey was the one who wrote the first book I ever read. उनकी 2 किताबें प्रकाशित हैं और पाठकों द्वारा सराही भी जा रही हैं। उनकी पहली किताब टाइम एडवेंचर्स द जैक्सन मीनेस एविन नाम के एक काल्पनिक पात्र और उसके परिवार की कहानी है, जिसमें एविन आगे वैज्ञानिक बनकर अपने परिवार के साथ संसार में हुई घटनाओं को टाइम मशीन बनाकर ठीक करने की कोशिश करता है। इस दौरान उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस किताब में कुलदीप धाब के बनाए हुए सुंदर चित्र कथा में जान डाल देते हैं। स्टोरी बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने सोचा इतने से बच्चे ने इतना सब कुछ लिख डाला, और तब आई वाज शॉक्ड। सो देन आई स्टार्टेड इलस्ट्रेटिंग small caricatures. Then they started, every part is a comical part. So then I started working on one series. अनय की दूसरी किताब व्हाट अ मिस्टीरियस वर्ल्ड वी लिव इन उनकी ताज़ा किताब है, जो मैट विंस्टन द्वारा फैलाई गई अफवाहों की खोज करने वाली 3 छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह है। इस पुस्तक में भी कुलदीप ढाब के बनाए हुए चित्र हैं, जो सजीव ढंग से कहानियों को निरूपित करने में सहायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हमको ये बताइए कि ये जो पहली किताब आपने जब बनाई तो उसमें सबसे पहले क्या ऐसा लिखा हुआ था जिसको किताब की बाद में किताब का रूप दिया गया? सबसे पहले आपने क्या लिखा? सबसे पहले मैंने रफ लिखा कि मतलब थोड़े मिस्टेक्स हो जाए होने दो। फिर एडिटिंग इनका काम आया, तो फिर उसमें हुआ। और फिर कुछ टाइप्स सेक्शंस वो जो थे नहीं ये बुक में, फिर मैंने ऐड भी किए थे अंत में। तो ये जो आप लिखते हैं हाथ से लिखते हैं? हाँ। या फिर कंप्यूटर पर लिखते हैं? मैं पहले हाथ से लिखता हूँ, फिर मैं कंप्यूटर पे भी लिख लेता हूँ। पहली किताब के लिए जब आपने लिखा, ये इसका नाम था टाइम एडवेंचर्स। टाइम एडवेंचर्स के लिए जब आपने लिखा तो सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन डाला ऑब्वियसली, तो
उसमें इंट्रोडक्शन था कि एक बच्चा है एवन, उसमें वो बच्चा मतलब साइंस में भी इंटरेस्टेड था और उसे एक छोटा भाई चाहिए था। तो फिर उस बच्चे को लाइक 3-4 साल हो गए वेट करते करते, और फिर फाइनली उसे मिल जाता है क्या मिल जाता है? छोटा भाई। पर फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ पैदा देने वक्त मर गई। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि वो एक एक्सीडेंट में मर जाती हैं। तो फिर बच्चा ठान लेता है कि वो एक दिन उसकी मदर को बचाएगा। और फिर लाइक 32 इयर्स की एज हो जाती है फिर, और फिर वो एक टाइम मशीन बनाता है अपने छोटे भाई के साथ। और उस टाइम में भी उसके पास एक स्टेप ब्रदर भी आ गया था। तो फिर तीनों भाइयों ने मिशन स्टार्ट कर दिया अपनी मदर को बचाने में। पर फिर बच्चे को समझ में आता है कि उसकी एक चॉइस थी कि उसकी माँ को बचा ले या उसके भाई को। तो फिर वो भाई के लिए ही ऑप्ट करता है और फिर वापस जाता है। और फिर वो सोचता है कि अब मुझे लगता है कि ट्रेजेडीज पास्ट में हुई थी उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए मुझे। तो उसने टाइटैनिक को बचाया। और फिर मैंने एक फिक्शनल फायर स्टोरी भी बनाई थी जापान में। तो फिर उसे भी उसने प्रिवेंट किया। पर फिर उसका फॉर्मर वर्कर जैक्सन उसकी टाइम मशीन को ले लेता है, लेना नहीं, वो चोर लेता है उसे। तो फिर जैक्सन दुनिया की सारे पैसे और ये सब को स्टील करने जाता है, लाइक एंशिएंट इजिप्ट, ये सब अफ्रीका, ऐसी जगहें। तो फिर एवन उसे रोकने के लिए ठान लेता है, उसे हराता भी है एंड में। और फिर और अब मैं नई स्टोरी इसका सीक्वल लिख रहा हूँ अभी। तो मतलब ये जो पूरी कहानी है वो कोई एक कहानी है या कई की छोटी छोटी कहानियाँ हैं इसमें? सबसे पहली तो बस एक पूरी कहानी है, और फिर दूसरी तीन छोटी छोटी कहानियों की कलेक्शन है। इसमें एडवेंचर्स, टाइम एडवेंचर्स में एक ही स्टोरी है। अच्छा, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं और जो स्पेस है, जो जिन जगहों की बात इसमें की जा रही है, ये सब इमेजिनेटिव जगहें हैं या इसमें कोई रियल कैरेक्टर्स भी हैं? इसमें कोई रियल कैरेक्टर्स नहीं है। मैंने तो बस उन्हें बनाया था अपनी इमेजिनेशन से। पर ये टाइटैनिक की ट्रेजेडी तो हम सबको पता है रियल ही थी। तो फिर उसका मैंने एक फिक्शनल टाइप बना दिया कि टाइटैनिक को मतलब बचा रहा है वो। और फिर दूसरी फायर स्टोरी जो फायर स्टोरी है जापान में, वो फिक्शनल है। सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं बस, और एक डिज़ास्टर भी फिक्शनल है। बस एक ही टाइटैनिक की ट्रेजेडीज ही रियल है। तो ये जो किताब है, पहली किताब आपकी, इसको लिखने का आपके मन में कैसे ये आइडिया कैसे आया कि ये लिखा जाए? ऐसा आपके मन में कैसे, कब आया? मुझे हमेशा से एक साइंटिस्ट बनना था। तो फिर मुझे टाइम मशीन का आइडिया मिला।
तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर लिखना चाहिए। तो इस फर्स्ट स्टोरी में एक पोर्टल गन भी है। उसमें से कैसे होता है कि एक यहाँ अगर सोचो कि आपने पोर्टल शूट कर दिया यहाँ, तो एक पोर्टल आता है, और फिर अगर आपने कहीं किसी भी दीवार पे डाल दिया दूसरा पोर्टल, तो फिर अगर आप उस पर्टिकुलर पोर्टल में से जंप करें तो वो आपको टेलीपोर्ट कर देगा जहाँ दूसरा पोर्टल था। और टाइम मशीन में तो हम आगे भी जा सकते हैं, टाइम में पीछे भी जा सकते हैं। और ये दूसरी स्टोरी, व्हाट अ मिस्टीरियस वर्ल्ड वी लिव इन, तो उसमें 3 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी चपाती लोपेलिस मुझे ऐसे समझ में आया कि मैंने उसे ऐसे लिखा कि 4 साल हो गए मैंने सेम ही लंच बॉक्स लेके आ रहा हूँ अभी तक स्कूल में, चपाती ही खाई है 4 सालों में स्कूल में ही। तो फिर अब मेरे फ्रेंड्स अमेज्ड हो गए, मतलब क्यों खाते हो तुम हर दिन चपाती ही। तो फिर मैंने एक मॉन्स्टर बना दिया, एक चपाती मॉन्स्टर, और फिर उसे थोड़ी देर बाद एक स्टोरी बना दी। और दूसरी स्टोरी है, उसमें क्या होता है चपाती मॉन्स्टर में, फिर आगे क्या होता है, स्टोरी अगर पूरी बताइए। हाँ, तो चपाती लोपेलिस से एक मॉन्स्टर होता है। तो 2009 में एक स्कूल ट्रिप होती है एक पावर प्लांट में। तो फिर बच्चे खेल रहे होते हैं चपाती के साथ, और फिर गलती से उनसे एक चपाती एक रेडियो एक्टिव वेस्ट के पडल में आ जाती है। तो फिर वो चपाती एक चपाती मॉन्स्टर बन जाती है, और वो सारे बच्चों और टीचर्स को खा लेता है। और फिर एक बच्चे का फादर सस्पेक्ट करता है कि चपाती लोपेलिस ने ही उसके बेटे को खा लिया। तो फिर दूसरी स्टोरी द स्पार्क इन वन साय एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर है। तो उसमें बहुत थोड़े महीने हो गए इस बात को। तो मैं अपनी गाड़ी में था, मेरे पापा हमें ड्राइव कर रहे थे हम घर। तो फिर जैसे ही मैंने खिड़की से के बाहर देखा तो एक अजीब सी बादल जैसी चीज़ दिखी मुझे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये क्या है, ये एस्ट्रॉइड है या कुछ। तो मैं अपने मम्मा से पूछता हूँ, तो फिर वो बोलती हैं बस छोटे छोटे बादल हैं। तो फिर मैं एक स्टोरी बना देता हूँ उसके ऊपर। उसमें एक बच्चा होता है, वो अपने घर जा रहा होता है, नॉर्मल दिन हो रहा है। तो फिर उसे आकाश में एक अजीब सी बादल जैसी चीज़ जो मैंने अभी बताई थी वो दिखता है। तो वो सोचने लगता है कि ये क्या है, ये कैसी चीज़ है, कहाँ से आई है। पर फिर वो इग्नोर करता है उसे और फिर घर चला जाता है। तो सो रहा होता है, फिर उसे एक भूकंप जैसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो बाहर आता है उसे एक एंजल दिखती है, और जैसे ही वो देखता है वापस ऊपर तो वो बादल जैसी चीज़ थी नहीं अब। तो फिर वो एंजल बहुत ज़्यादा वो एंजल उसे देखती है, वो देखते हैं और फिर थोड़ी बातें करते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। पर वो उसे कुछ नहीं बताती, और फिर वो उसे गोल्ड पाउडर का सैक दे देती है छोटा सा,
लाइक इतने साइज का। तो फिर वो बच्चा चला जाता है और पर फिर उसे ये याद आता है कि उसका आर्ट सबमिशन होने वाला था। तो फिर वो घबरा जाता है और फिर वो ड्रॉ करने लगता है जल्दी से। तो फिर उससे स्पॉइल हो जाती है शीट और वो कुछ कर नहीं पाता। तो फिर वो गोल्ड पाउडर का सैक उसके हाथ पे आ जाता है थोड़ा थोड़ा और उसे एक एनर्जी टाइप मिलती है और फिर उसे अच्छा लगता है और फिर वो अच्छी सी ड्राइंग बना लेता है बाद में। और फिर तीसरी स्टोरी प्लैनेट वन बस इस सेकंड स्टोरी की मिस्ट्रीज अनकवर करता है। तो प्लैनेट वन एक प्लैनेट है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में। और फिर मैंने ये सोचा है कि प्लैनेट वन में एक डायनेस्टी है, योंग डायनेस्टी, और उसकी स्पीशीज ह्योंगलिप बस मेल्स को ही रूलर्स मानते हैं और फिर मेल्स ही सब कुछ करते हैं वहाँ। तो फिर गर्ल्स की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। तो फिर वो उन्हें जैसे ही कभी भी एक गर्ल पैदा होती है वहाँ तो वो उसे स्पेस में फेंक देते हैं और फिर उसका कैप्सूल एक कहीं भी किसी भी प्लैनेट में चला जाता है जो उसके लिविंग के लिए सही रहे। तो फिर वो एंजल जैसे डिस्गाइज होती है ताकि वो फूल कर दे वहाँ लिविंग बीइंग्स को। तो फिर वो कुछ भी देती है उन्हें, जैसे कुछ अच्छी चीज़ या कुछ बुरी चीज़, बस उनकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। बस यही है। तो इस तरह से ये 3 कहानियाँ इसमें हैं आपकी नई किताब में। हाँ। तो ये बताइए कि ये सब कुछ लिखते हुए जो सोचने का, जो इमेजिनेशन का जो रॉ मटेरियल है वो आपको किन जगहों से मिलता है? मसलन कि आपको टीवी शोज़ या कोई वीडियो गेम्स या पढ़ी हुई किताबें, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ये कंटेंट दे रही हैं जिनसे आप अपने से एक क्रिएटिव एक जर्नी आपने शुरू की है? तो आधे टाइम तो मैं सोच लेता हूँ बस क्योंकि मुझे हेल्प नहीं मिलती किसी भी कार्टून या किसी भी मूवी से। पर मैं कभी कभार लाइक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे डिपेंड हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ये 2 स्टोरीज तो असली में हुई थी काइंड ऑफ एक वे में। तो उससे मैंने स्टोरी बना दी। और ये ऐसी भी बात है कि हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ और फिर एंड टाइम पे मुझे याद आ जाता है कि मुझे ये लिखना है और फिर मैं लिखता हूँ और फिर किसी भी तरह मैं लिख ही लेता हूँ उसे और वो बुक बन जाती है। ये सब कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ लिखने को चले, लिखना शुरू किया, बीच में जाकर अटक गए और फिर उसे फिर दोबारा नहीं लिखा, ऐसा भी होता है? हाँ। वो कोई क्या अनुभव है उसका, बताइए ज़रा। देखिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ठान लेते हैं कि वो इस चीज़ को करेंगे पर बीच में ही अटक के छोड़ देते हैं उस चीज़ को और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद उन्हें याद आता है और फिर उन्हें और आइडियाज़ मिलते जाते हैं और फिर वो उसे पूरा करते हैं। तो एक दिन अगर आप छोड़ोगे एक चीज़ को कुछ दिनों या टाइम बाद आप कर ही लोगे उसे ख़त्म। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको लगे कि जो मैं लिख रहा हूँ
वो तो पहले भी लिखा जा चुका होगा, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये तो मतलब मेहनत बर्बाद जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमसे भी बड़े हैं, बच्चों के लिए भी लिखते हैं, बच्चे भी लिखते हैं, तो किसी न किसी ने तो ये कहानी लिखी दी होगी, तो मैं क्यों लिखूं? ऐसा भी तो कोई फीलिंग कभी आती होगी? हाँ, आती है, पर अगर आप उस स्टोरी को पढ़ते हैं और फिर आपको पता चलता है कि सेम टॉपिक है पर अलग तरीके से लिखा है, तो आप बिल्कुल ठीक से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि देखिए ये चीज़ काफ़ी लोगों के साथ होती है कि वो एक टॉपिक पे लिखना चाहते हैं पर फिर किसी और ने लिखी होती है। पर ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने अलग टाइप से लिखा है, कि अलग प्लॉट है, अलग टाइप है, लाइक अलग कैरेक्टर्स हैं, तो आप बिल्कुल ठीक है, आप लिख सकते हैं। पर अगर सेम कैरेक्टर्स हों, आप कॉपी कर रहे हो, तो नहीं ये करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफेंस होता है। और तब आप देखेंगे कि चूंकि आपको तो बनना था साइंटिस्ट, लेकिन अब आप लेखक या राइटर बनने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अब ये रास्ता आपको ठीक लगता है कि इसमें ही आपको आगे बढ़ना है? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे एक राइटर ही बनना चाहिए अब, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये साइंस में तो काफ़ी लोग अग्री नहीं करते साइंस के लिए। कुछ लोगों को एडवांसमेंट्स अच्छे नहीं लगते, जैसे गैलीलियो गैलीली को ट्रायल हो गया था क्योंकि उन्होंने एक रिलीजियस फेथ को डिफाई किया और फिर उसे साइंस से प्रूव किया। तो रिलीजन और साइंस में पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है, और वैसे भी साइंस बहुत ज़्यादा टिपिकल भी है, क्योंकि आपको इक्वेशंस याद रखने होते हैं, आपको इंजीनियरिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, आपको बहुत कुछ आना चाहिए। और फिर अभी के लिए तो मुझे लगता है कि मुझे राइटर ही बनना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे आपने कहा कि दो कहानियाँ तो आपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बताई। अब रियल लाइफ आपकी तो है भी कितनी, थोड़ी सी तो रियल लाइफ अभी है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है जिससे कि बहुत सारी कहानियाँ निकाली जा सकें। आपको लगता है कि बहुत सारी कहानियाँ इतनी सी लाइफ स्पैन में आपके पास हैं? हाँ, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता रहता हूँ हर समर वेकेशन, और फिर स्टोरीज मिलती जाती हैं, और पता नहीं किसी दिन मुझे कोई एक्सपीरियंस मिलता है तो उसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लिख सकता हूँ अभी ही इन इंसिडेंट्स के बारे में। अच्छा, और पढ़ते क्या हैं? जैसे लिखने के लिए पढ़ना भी तो ज़रूरी है, तो अपनी स्कूल की पढ़ाई के अलावा क्या पढ़ते हैं? मैं कभी कभार हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, और मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, पर अभी मेरी हिस्ट्री सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि वो 6th या 7th में ही स्टार्ट करते हैं। पर अभी भी मुझे कुछ इंसिडेंट्स के बारे में पता है, मैं कभी कभार और अभी मैं करता हूँ, और फिर मैं कुछ जनरल नॉलेज भी मुझे याद आ जाती है। तो ये बड़ों की दुनिया में बार बार खड़ा होना, बोलना, बड़ों के सवाल सुनना, इसका क्या अनुभव है? मतलब कभी ऐसा लगता है कि वो आपको अभी बच्चा समझते हैं, मतलब आप उतने बच्चे नहीं हैं जितना आपको चाइल्डिश या किडिश या इस तरह के सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या अनुभव क्या है इस सिलसिले में? मुझे ये तो पता है कि अगर कोई रैंडम इंसान
देखता है मैं और मेरे फैमिली को, तो वो सोचेंगे कि कोई बड़ा ही होगा, फेमस ऑथर या कुछ। और फिर अगर वो सोचते हैं और अगर उन्हें समझ में आता है कि मैं हूँ ऑथर, तो फिर मुझे लगता है वो सरप्राइज्ड होंगे, क्योंकि वो प्रॉबेबली सोच रहे होंगे कि मतलब कोई होगा, मतलब 2 किताबें लिखी होंगी। और ऐसे भी कि अगर मैं बोलूँ तो वो इग्नोर करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बस बच्चा हूँ, मतलब बच्चा जैसे ही काम करता रहूँगा। अच्छा, इस किताब में हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशंस भी हैं, कुछ बताइए इस इलस्ट्रेशंस के बारे में, क्योंकि राइटर का इमेजिनेशन एक तरह का होता है, इलस्ट्रेटर का दूसरी तरह का होता है। ख़ुद जो इलस्ट्रेशंस फाइनली बनाए गए आपकी किताब के लिए, वो कितना आपके स्कीम ऑफ थिंग्स के साथ जाते हैं? हाँ, वो काफ़ी क्लोज थे और इलस्ट्रेटर कुलदीप धाम ने काफ़ी अच्छा काम किया उसमें। और पर कुछ थे जो मुझे अलग टाइप से चाहिए थे, पर फिर भी वो अच्छे रहे। कुलदीप धाम खुद कितनी उम्र के हैं और क्या वो समझ पा रहे थे कि आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो उम्र मुझे लगता है 29 या 28। हाँ, और वो समझते थे मुझे। उन्होंने मेरी बातों को भी समझ में आया। वो मुझे पूछते थे, मुझे पूछा उन्होंने, और फिर उन्होंने मुझे कैरिकेचर्स बनाने के लिए पूछा, क्योंकि उन्हें अगर मैं बात करके बताता तो उन्हें समझ में नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि स्कूल में ख़ास तौर पर जो आपके आसपास दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं, और जो फैमिली और उनके एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब जो एक दुनिया आपके चारों तरफ है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगती है कि वो ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए? नहीं, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरे दोस्तों या उनके फैमिली से। और एजुकेशन से और किताबों से और पढ़ाए जाने वाले तरीक़े से? पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट वे था पढ़ाने का। लिटरली वो पीटते रहते थे। तो फिर अब का बेटर हो गया सिस्टम, और बुक्स अब मुझे लगता है कि और अच्छी हो गई, क्योंकि अगर बच्चे देखें और पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं उसमें, तो उन्हें मज़ा आता है। आप स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबों के बारे में कह रहे हैं? हाँ। लेकिन कई बार होता है कि आप क्लासरूम में वो नहीं पढ़ना चाहते जिसके लिए वो डेजिग्नेटेड पीरियड बना हुआ है, और तब आप कुछ और करना चाहते हैं। ऐसा भी तो कभी होता है, मतलब इंसान तो कोई मशीन नहीं है कि उसको उस वक्त मैथ्स ही पढ़ना होगा जब वो पीरियड है। मुझे लगता तो है कभी कभार, पर एंड टाइम पे करना ही पड़ता है, क्योंकि वरना पनिशमेंट मिल जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया अनय, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया है, और अपनी जो 2 किताबें आपने लिखी हैं और जिस तरह उसको पसंद किया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये लिखने का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। थैंक यू। अनय के साथ तो बातों का ये सिलसिला पूरा हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे अनय की माँ और उनके पिता के साथ भी ये जानें कि अनय का लेखक बनने का सफ़र क्या है। तो छोटे छोटे बयान लेकर हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं अनय सक्सेना, जो कि
गुफ्तगू सीरीज़ के सबसे कम उम्र के गेस्ट हैं और लेखक हैं। उनकी माँ हमारे साथ हैं, मनी। बहुत बहुत स्वागत है मनी। आप जब देखती हैं कि आपके बच्चे ने लिखना शुरू कर दिया और अब तो उसकी 2 किताबें आ गई, तो आप पढ़ती भी होंगी कि वो क्या लिख रहा है। जी, तो हमें बताइए कि जिस दुनिया के बारे में वो लिख रहा है वो उसकी देखी हुई दुनिया तो नहीं है अगर देखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि क्या कर रहा है वो? अने एक्चुअली राइटिंग में काफ़ी टाइम से ही अच्छा है। 2 साल पहले अने ने बोला कि मम्मी मुझे मैं एक स्कूल चलाती हूँ, उसका स्पोर्ट्स फंक्शन था, तो अने बोला कि मम्मी मुझे उसमें एंकरिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, जो रेसेस हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी, आपको अपने इमेजिनेशन से लिखना है, उसके बाद ये अलाउड होगा कि आप एंकरिंग कर रहे हैं। तो उसने वहाँ से इमेजिनेशन स्टार्ट किया, जो भी रेसेस थी उनके बारे में सोचा, लिखा और बोला, और उसे एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिला। अब इमेजिनेशन से बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग फॉर्म में आता है, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है टॉयज़ का, तो वो भी एक हेल्प मिलती है उसको बिल्कुल डिफरेंट टाइप से इमेजिन करने में कि हाँ ठीक है, ऐसा वर्ल्ड जिसके बारे में कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं, उसके बारे में इमेजिन करने में उसके जो खिलौने हैं वो भी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि बहुत अलग टाइप के खिलौने हैं और उनसे वो स्टोरी बना के और खेलता है। पर हाँ, इमेजिनेशन उसका बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं चला जाए, इसका मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। मतलब सही ट्रैक पे इमेजिनेशन जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आखिरी बात हमको बताइए कि जी। जो ये किताब है, पहली किताब के बारे में ख़ास तौर पर, उसमें जो दुनिया उसने रची है उसको आपने क्या समझा? पहली किताब में जो उसने पहला इंसिडेंस लिखा कि एक बच्चा होता है और वो चाहता है कि एक छोटा भाई होना चाहिए उसका, और वो अपने फादर से और मदर से इंसिस्ट करता है कि हाँ एक बेबी घर में लेके आओ, और ज़्यादातर छोटे बच्चे करते हैं ये चीज़ कि हाँ एक भाई होना चाहिए या बहन होनी चाहिए। उसका बड़ा भाई है। मैं और अने एक दिन स्कूल से आ रहे थे और अने ने मुझसे कहा कि मम्मी मुझे एक भाई या बहन चाहिए। मैंने कहा अने तुम्हारा तो बड़ा भाई है ना। नहीं, मुझे एक छोटा बेबी चाहिए और मुझे ना ऑर्फन से लेना है वो, ताकि हम किसी की मदद कर सकें। ये अने का एक सोच का दायरा था उस टाइम। और जब कितनी उम्र में? वो 6.5 साल के करीब का था तब इसने ये बात मुझसे बोली, तो मुझे लगा कि हाँ दायरा इसका सोचने का बहुत अच्छा है, और शायद वहीं से इसकी सोच स्टार्ट हुई। और इसने इस बुक में पहला जो अपना लिखा वो यही लिखा कि एक बच्चा होता है और उसे भाई या बहन चाहिए होता है, और वो अपने पेरेंट्स से कहता है, और देन हाँ ठीक है वो एक प्लान करते हैं और बेबी घर में आता है। तो लिखने का जो सोच था, प्रोसीजर शायद पहले से ही स्टार्ट हो चुका था उसके माइंड में, उसको उसने शब्दों का जो वो दिया सिलसिला, वो इस तरह से दिया। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ हैं अनय के पिता जितेंद्र सक्सेना। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, आप खुद क्या करते हैं? मैं एट प्रेजेंट वाणिज्यकर विभाग के अंदर डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स की पोस्ट पे हूँ। आपके परिवार में या खुद आपको लिखने का, पढ़ने का कोई शौक़ रहा है? आपका बेटा तो आज लेखक बन गया। लिखने का शौक़ नहीं रहा, पढ़ने का शौक़ तो रहा है। एक्चुअली आई एम ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, बट लिखने का जो शौक़ किसी को नहीं रहा। मतलब आपके परिवार में ये पहला लेखक पैदा हुआ? बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप देखें जब ये पहली किताब छपी और अब इसको छपे हुए भी 2 साल हो गए, इसमें इसकी रीच कितनी हुई, कितने लोगों ने पढ़ा या कितनी प्रतियां इसकी अब तक बिक चुकी हैं, और पाठकों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिलती हैं? जिन भी लोगों से मुलाकात होती है, जो लोग इस बुक के बारे में जानते हैं, वो काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका तो ये थी कि का जो टैलेंट था सबसे पहले मेरी वाइफ ने असेस किया। एक्चुअली लिखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म, प्रॉपर प्रिंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, बहुत सारे इशूज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइफ ने इसके पोटेंशियल को पहचाना
और ख़ुद मेरे से कहा कि इसको प्लान करते हैं कि इसको एक ऑर्गेनाइज रूप में प्रकाशन कराते हैं। फिर हमने इसको अप्रोच किया। आज ये अमेज़ॉन पर ऑनलाइन अवेलेबल भी है और जो भी लोग इसको पसंद करते हैं, और ये एक्चुअली मार्केटिंग या सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी बुक ऑथर्स के और ऑडियंस के पास जो रीच है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ना होकर एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे स्प्रेड होती है चीज़। एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अभी तक के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं और थैंक यू JLF कि इसने इस बार इसको और गुफ्तगू को स्पेशली कि आपने इंटरव्यू के माध्यम से कई पूरे इंडिया और अब्रॉड जहाँ भी इसका ब्रॉडकास्ट होगा, लोग इसकी आवाज़ को पहचाने, इसकी बुक को और इसको रिकग्नाइज़ करेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत होती हैं लोगों को पता नहीं होता। JLF का नाम आपने अच्छा लिया क्योंकि इसमें संजय का भी कोई बड़ा रोल अगर बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली। हम इसका जो पहली बुक थी तो हमारे एक नोन हैं, उन्होंने वाइफ ने उनको अप्रोच किया कि संजय सर अगर आ रहे हैं तो कैन वी हैव ए प्लान टू मीट विद हिम। तो उन्होंने इस मीटिंग को अरेंज करा करके वो किसी प्रोग्राम के अंदर गए हुए थे, वहाँ उन्होंने इसकी बुक को रिलीज़ किया था लास्ट ईयर जनवरी 2019 में। और ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड स्पेशली बुक कंटेंट्स एंड इलस्ट्रेशंस ऑल्सो। और उसके बाद फिर हम लोग उनके कांटेक्ट में आए, हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट भी की, फिर हमने इसकी बुक का प्लान किया और उन्होंने एक सेकंड बुक जब इसकी रेडी हुई तो उन्होंने इस बुक को लॉन्च करने का मौका दिया। इसीलिए माई सेल्फ एंड माई एंटायर फैमिली इज़ हाईली ऑब्लाइज्ड एंड इम्प्रेस्ड, स्पेशली थैंक यू JLF एंड गुप्तगू ऑल्सो। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ रहते हैं? हम लोग अभी जयपुर में ही रहते हैं और काफ़ी साल हो गए। मेरी वाइफ स्कूल रन करती हैं और मैं स्टेट गवर्नमेंट में हूँ। आखिरी बात आपसे पूछता हूँ कि कई बार बच्चे अच्छा कर गुजरते हैं तो फिर एक तरह से पेरेंट्स के लिए भी वो एक हो जाता है कि अगर उनको आगे ना बढ़ाया जाए तो एक तरह से बच्चे पर भी प्रेशर जैसा पेरेंट्स की तरफ से होता है। मैं इसका बहुत समर्थक नहीं हूँ, ख़ास तौर पर अगर टैलेंट हंट वगैरह में देखिए ये जो नई प्रतिभाओं की खोज होती है उसमें बच्चों पर इतना प्रेशर आ जाता है कि एक समय के बाद वो अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से होता है कि नहीं वो करें। नहीं, इस मामले में मेरे फैमिली में स्पेशली वाइफ का रोल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट क्या है, बच्चे के अंदर ये फीलिंग नहीं आ जाए कि मैं कोई सेलिब्रिटी ऑथर बन गया या मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो धीरे धीरे इसको इसकी स्टडीज़ खासतौर से एकेडमिक्स और इसकी जो राइटिंग वाला वर्ल्ड है, दोनों के बीच में जो कंसिस्टेंसी कैसे बिठानी है, सामंजस्य बैठता रहे, दोनों चीज़ें ख़राब नहीं हों, पैरेलली ग्रो करें और ये अच्छी तरह से स्मूथ फंक्शनिंग हो, प्रेशर फील नहीं करे, इस बारे में काफ़ी अच्छी काउंसलिंग करती हैं। इसलिए मैं इस तरफ से क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे इसमें कोई रोल प्ले नहीं करना पड़ता। तो हम समझते हैं कि चूँकि आप दोनों ही माँ पिता अनय के इतनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में अनय इसी तरह प्रगति करेगा। आज की अनुभूति के बारे में स्पेशली मैं एक वर्ड आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी एक पल ऐसा भी आता है जब जीवन के समस्त सुख एक पल में सन्निहित हो जाते हैं और मन कामना करने लगता है कि समय की रफ्तार बस यहीं रोक के थम जाए। अनुभूति तो ऐसी हो रही है कि जो आई कैंट एक्सप्रेस अमंग यू। नहीं, आप लोगों के पास ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है कि आप इस प्रतिभा को और नर्चर करें, सपोर्ट करें, और हमारे जो देखने वाले हैं और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे के अंदर ऐसी कोई प्रतिभा देखें तो उसको सहारा दें, उसको आगे ले जाएं, ताकि उसकी जो स्वाभाविक जो रचनाशीलता है वो आगे बढ़े। गुफ्तगू में आज आप देख रहे थे अनय सक्सेना के साथ गुफ्तगू। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।